प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वह पढ़ाएंगे प्रयोगवाद और नई कविता। पहले हमने प्रगतिवाद पढ़ाया था, उसकी विशेषताएं बताई थी। आज हम प्रयोगवाद और नई कविता पढ़ाने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक? प्रयोगवाद और नई कविता। और प्रयोगवाद और नई कविता। तो देखो, हिंदी, ये जो प्रयोगवाद है इसका जो काल है वह 1943 से 1953 ईस्वी माना गया है। इसकी जो समय सीमा है प्रयोगवाद की 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक माना गया है। तो ये इसकी समय सीमा क्या है प्रयोगवाद के? 1943 से 1953 ईस्वी और 1900, ये तो है प्रयोगवाद की समय सीमा। और जो नई कविता की समय सीमा है, नई कविता की समय सीमा 1953 के बाद मानी गई है। बाद 1953 ईस्वी के बाद मानी गई है नई कविता की। तो देखो, हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में आज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। आज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था और तभी से ये प्रयोगवाद शुरू हुआ है। तो 1943 में इनका प्रथम तार सप्तक था। कौन सा? इन्हें कौन संपादित किया था? तार सप्तक। उन्नीस सौ 1943 ईस्वी में आज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन को माना जाता है। देखो, प्रयोग तो काव्य में हमेशा होते रहते हैं, किंतु प्रयोगवादी काव्य का जो श्री गणेश इस संकलन के द्वारा माना जाता है। ये जो तार सप्तक है, इसका जो श्री गणेश है, इसी संकलन के द्वारा माना जाता है, क्योंकि इस संग्रह में अब तक प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर के ऐसी कविताएं थी जो नई संवेदनाएं, नए भावबोध एवं नए शिल्प से युक्त थी, बिल्कुल हटकर के थी। अब तक जितनी भी कविताएं लिखी थी, उन कविताओं से बिल्कुल हटकर के कविताएं लिखी गई हैं। इसमें नया भावबोध दिखाया है, नई संवेदनाएं दिखाई हैं, नया शिल्प दिखाया है इनकी कविताओं में, जो तार सप्तक है। तभी से ये प्रयोगवाद शुरू होता है। तो देखो, जो प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते हैं, मतलब ये प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं, किसी बात को प्रयोग करने में विश्वास करते हैं और भाषा की दृष्टि से नए प्रयोग, उपमान की दृष्टि से नए प्रयोग, शिल्प की दृष्टि से नए प्रयोग और काव्य वस्तु की दृष्टि से नए प्रयोग इन कवियों ने किए। अतः प्रयोगवाद नाम सार्थक जान पड़ता है। प्रयोगवाद नाम सार्थक जान पड़ता है, इसीलिए जान पड़ता है कि इसमें सारे जितने भी हैं सब प्रयोग के आधार पर किए हैं। भाषा की दृष्टि से प्रयोग किए गए, अब बताओ, उपमानों की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से, काव्य वस्तु की दृष्टि से सारे प्रयोग नए किए। इसलिए इसको प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। देखो, आज्ञे ने प्रयोग को साधन मानते हुए लिखा है
अज्ञे ने क्या है, इस प्रयोग को क्या माना, एक साधन माना है। और जो एक साधन माना है इस प्रयोग को, तो उन्होंने लिखा है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। ये किसने लिखा था, ये अज्ञे ने लिखा था कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। प्रयोगवाद को एक साधन बताया है अज्ञे ने। प्रयोगवादी कवि ने अपने व्यक्तिगत सुख और दुख को, अपनी व्यक्तिगत संवेदनाओं को नए नए माध्यमों से व्यक्त किया है। अपने जो व्यक्तिगत सुख दुख हैं, अपने अंदर जो संवेदना है, उनको एक नए नए माध्यमों से व्यक्त किया है और यथार्थ को अभिव्यक्ति प्रदान की है, जिसे वह भोगता रहता है। यथार्थ को भी विशेष अभिव्यक्ति प्रदान की, जिसको वह भोगता रहता है। देखो, हम एक अलग प्रकार से कह सकते हैं कि मध्यम वर्गीय समाज का ह्रासोन्मुखी जीवन ही प्रयोगवादी काव्य में चित्रित होता है। जो मध्यम वर्गीय समाज होता है उसका ह्रासोन्मुखी जीवन, मतलब उनका ह्रास होता जा रहा है, उनकी कमी होती जा रही है। मध्य वर्गीय समाज में ह्रास हो रहा है उनके मानवीय गुणों का, आचरण का, व्यवहार का, और उनके साथ में हर तरीका से उनका ह्रास होता जा रहा है। तो प्रयोगवादी कवि ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को काव्य में स्थान दिया। भावुकता को ध्यान नहीं दिया है उन्होंने, केवल बौद्धिकता को दिया है। भावना पर नहीं गए वे केवल बुद्धि पर गए प्रयोगवादी कवि। और जीवन की निराशा, कुंठा, अनास्था, जड़ता एवं संघर्ष की अभिव्यक्ति प्रदान की है उन्होंने संघर्ष दिखाया हर चीज में। कुंठा, अनास्था, जड़ता, सब में संघर्ष की अभिव्यक्ति प्रदान की है। दमित काम वासना के चित्र भी इस काव्य में उपलब्ध होते हैं। जो काम वासना, दमित काम वासना, गिरी हुई काम वासना, उसके भी चित्र उपलब्ध हैं इसमें। और देखो, लघु मानव को पूर्ण गरिमा के साथ प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी प्रयोगवादी कवियों को दिया जाता है। जो लघु मानव होता है, लघु मानव उसे कहते हैं जो आर्थिक सामाजिक दृष्टि से कमजोर होता है। इस युग में सबसे कमजोर व्यक्ति, कमजोर मानव, वो लघु मानव कहलाएगा। लघु मानव को पूर्ण गरिमा के साथ प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय है वो किसने दिया है? वो केवल प्रयोगवादी कवियों ने इसको श्रेय दिया है। और देखो, प्रयोगवाद का जो विकास है वो कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है। प्रयोगवाद का जो विकास है वो कैसा हुआ है? नई कविता के रूप में हुआ प्रयोगवाद का विकास। तो डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के अनुसार, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा थे, उन्होंने कहा है कि ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं, प्रयोगवाद और नई कविता। और सन 1943 से 1953 ईस्वी तक कविता में जो नवीन प्रयोग किए गए हैं, नवीन प्रयोग हुए हैं, नई कविता उन्हीं का परिणाम कहलाएगी। और प्रयोगवाद उस काव्य धारा की आरंभिक अवस्था और नई कविता उसकी विकसित अवस्था। प्रयोगवाद और नई कविता में कोई सीमा रेखा नहीं खींच सकते हम। प्रयोगवाद और नई कविता में कोई सीमा रेखा नहीं खींच सकते, उसको अलग अलग नहीं कर सकते आप, क्योंकि प्रयोगवाद ही नई कविता है, उसके तुरंत बाद नई कविता का विकास हुआ है। तो बहुत से कवि जो पहले प्रयोगवादी रहे हैं, बाद में नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर भी बन चुके हैं। इस प्रकार ये दोनों एक काव्यधारा के विकास की दो अवस्था हैं। इनको एक काव्यधारा के विकास की दो अवस्था बताया गया है, नई कविता और प्रयोगवाद को। सन 1943 से 1953 ईस्वी तक की कविता में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम कहलाती है। 1943 से 1953 ईस्वी तक की जो कविता हैं, उनके जो नवीन प्रयोग हुए हैं, वही नवीन कविता का परिणाम है।
देखो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि 1943 से 1953 ईस्वी तक की जो कविता है उसको तो कहते हैं प्रयोगवाद, मैंने पहले भी समझाया। उसके बाद 1953 के बाद की जो कविता होती है वह नई कविता की संज्ञा दी जाती है उसको। 1953 के बाद कौन सी होती है? नई कविता। तो ये मैंने समझाया प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 से 1953 ईस्वी तक होती है और नई कविता 1953 ईस्वी के बाद मानी जाती है। देखो हिंदी की नई कविता सबसे अलग है, उसका कथ्य है जो बिल्कुल भिन्न है सबसे। नवीन विषयों की नवीन शैली में, जो नवीन विषय होते हैं और उनकी जो नवीन शैली है उस शैली में अभिव्यक्ति होने के कारण नवीनता को इसकी प्रमुख विशेषता माना गया है। मतलब नवीन विषयों की जो नवीन शैली है उसकी अभिव्यक्ति होने के कारण नवीनता को उसकी प्रमुख विशेषता माना है। नई कविता की जो प्रमुख विशेषता क्या है? नवीनता। इसके अतिरिक्त उसके आधार पर नवीनता भी है, नवीनता है, बौद्धिकता है, क्षणिकता है और मुक्त यथार्थ बोध को भी ये नई कविता की विशेषताओं में समाहित करते हैं। तो ये नई कविता की विशेषता है कौन सी? नवीनता, बौद्धिकता, क्षणिकता, मुक्त यथार्थ बोध। इसको मैं आगे बताऊंगा आपको कि नई कविताओं में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। और देखो जो ये तार सप्तक है जो किसके द्वारा रचा था? अज्ञे ने लिखा था 1943 ईस्वी में। उस तार सप्तक प्रकाशन अज्ञे के संपादक में सन 1943 में हुआ था, आपको ये पता है। इस संग्रह में प्रयोगवादी जो काव्य है उसका प्रारंभ माना जाता है। इसमें ये तार सप्तक है, इसमें 7 कवि थे, 7 कवि माने गए हैं, जिसमें नेमीचंद जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध और भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये 7 कवि हुए थे। किसमें? तार सप्तक। देखो जो ये तार सप्तक है इसके जो 7 कवि हुए हैं, ऐसे ही इन्होंने और भी सप्तकों का प्रयोग किया था, और भी सप्तक लिखे थे। इसने 3 सप्तक और थे, इसके अलावा 4 सप्तक लिखे थे अज्ञे ने। तो ये 4 सप्तक थे। ये जो प्रथम था वो तार सप्तक कहलाता है और प्रत्येक सप्तक में 7-7 कवि दिए हुए हैं, जो मुख्य रूप से 7-7 कवि दिए हैं, जो प्रत्येक सप्तक में प्रयोगवाद के कवि हैं। तार सप्तक में भी है, उसका द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक और चतुर्थ सप्तक, 4 सप्तक इन्होंने लिखे थे। तो 4 सप्तक में कितने कवि थे? 7-7 कवि थे। तो जो पहले सप्तक था उसमें जैसे कि नेमीचंद जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध है, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये थे किसमें? तार सप्तक में। उसके अलावा और भी, जैसे दूसरा सप्तक हुआ था 1951 में, 1951 में हुआ था दूसरा सप्तक। तो ऐसे दूसरे सप्तक में भी 7 कवि थे, दूसरे सप्तक में 7 कवि माने गए। उसी प्रकार तीसरा सप्तक होता है, उसमें भी 7 कवि थे। और चौथा सप्तक होता है, चौथे सप्तक में भी 7 कवि निर्धारित किए थे। तो इनमें क्या है कि 7-7 कवि निर्धारित किए गए। तो पहला जो ये इनके सप्तक थे, पहला तार सप्तक, दूसरा प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, चतुर्थ सप्तक। देखो इनमें सब में कितने थे? 7-7 कवि थे। इसमें भी 7 कवि, इसमें भी 7 कवि और इसमें भी 7 कवि। और देखो
7 कवि तो हुए थे। ये सन 1943 ईस्वी में हुआ था इसकी रचना। प्रथम सप्तक था। तार सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक और चतुर्थ सप्तक 1943 ईस्वी में। ये 1951 ईस्वी में। और इसकी रचना हुई थी 1959 ईस्वी में। और इसके बाद में इसकी 1979 ईस्वी में। ये 4 सप्तक हैं और 4 सप्तकों की रचना ऐसे हुई थी और चारों में 7-7 कवि विभाजित कर दिए गए हैं। तो देखो, नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर कुमार नारायण, दुष्यंत कुमार, अजीत कुमार, प्रभाकर माचवे, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी और ये आदि कवि हुए हैं। और देखो, मैं ये कहता हूँ कि प्रतीक जो आज्ञे के संपादक में प्रकाशित हुई थी, प्रतीक जो पत्रिका थी, ये आज्ञे के संपादक में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त के संपादन में सन 1954 में 54 से प्रारंभ एक नई कविता नामक पत्रिका निकली थी। निकास, पटल, कल्पना, दृष्टिकोण आदि ये पत्रिकाएं भी थी जिन्होंने नई कविता को बढ़ावा दिया है। तो जो नई कविता थी, नई कविता किसने लिखी थी? नई कविता की रचना, नई कविता की रचना 1954 में हुई थी। कब? 1954 में जगदीश चंद्र माथुर ने की थी। 1954 में जगदीश गुप्त ने इसका संपादन किया था। सॉरी, माथुर नहीं है, ये जगदीश गुप्त है। जगदीश गुप्त ने इसका संपादन किया था नई कविता का। कब किया था? 1954 में। और प्रतीक कविता किसकी थी? प्रतीक जो पत्रिका थी वो आज्ञे की थी। देखो बच्चों, नई कविता को बढ़ावा देने वाली और भी पत्रिकाएं हुई थी, जैसे निकष, पाटल, कल्पना, दृष्टिकोण, निकष, पाटल, कल्पना और दृष्टिकोण। इनको भी इन पत्रिकाओं ने भी इसको बढ़ावा दिया है। तो इस प्रकार नई कविता को बढ़ावा मिलता गया। तो प्रयोगवाद एवं नई कविता की प्रमुख कृतियों में तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक के अतिरिक्त उन्होंने और भी कुछ कृतियां लिखी थी यज्ञ ने, जैसे हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये यज्ञ की है। ये दोनों यज्ञ की हैं, हरी घास पर क्षण भर और इंद्रधनुष रौंदे हुए। और एक मुक्ति बोध ने लिखी थी, कौन सा? चांद का मुंह टेढ़ा है। कौन सी? चांद का मुंह टेढ़ा है। धर्मवीर भारती ने लिखी थी ठंडा लोहा। कौन सी? ठंडा लोहा। और गिरजा कुमार माथुर ने लिखी थी मंजीर। नाश और निर्माण, धूप के धाम, शिलापंख चमकीले, ये गिरजा कुमार माथुर की थी। प्रभाकर माचवे हुए थे, उन्होंने और भी कविता लिखी, जैसे कि स्वप्न भंग, ये उनकी प्रभाकर माचवे की थी। कुमार नारायण ने चक्रव्यूह लिखी थी। चक्रव्यूह किसकी? कुमार नारायण की। ओ अप्रस्तुत मन, प्रभाकर माचवे की थी। चक्रव्यूह लिख दी। और सूर्य का स्वागत दुष्यंत की। सूर्य का स्वागत किसने लिखी थी? दुष्यंत कुमार ने। नरेश मेहता ने लिखी वनपाखी आदि ये कविताएं, ये कृतियां लिखी थी प्रयोगवादी और नई कविता वाले कवियों ने। तो देखो, ये प्रयोगवादी और नई कविता के कवि कहलाते हैं, लेखक कहलाते हैं। तो इन्होंने प्रयोगवाद को प्रयोग करके ही एक नवीन शैली से, नवीन कथ्य से, नवीन दृष्टिकोण से रचनाएं, जितनी भी प्रकार की कृतियां हैं उनकी रचना की है। प्रयोगवादी कविताएं
प्रयोगवाद की जो रचना है, नई कविता की रचना है, वो प्रयोग करके ही साहित्यिक धरातल पर जान करके उनकी रचना की है, एक नवीन शैली और नवीन दृष्टिकोण में। तो बच्चों, ये मैंने प्रयोगवाद और नई कविता के विषय में समझाया। अब हम आगे की वीडियो में उनकी प्रवृत्तियों के विषय में समझाएंगे। धन्यवाद।